गुड इवनिंग। आज हम यहाँ पर फिजिक्स में आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत प्रभाव का जो समीकरण है उसको बता रहे हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की आइंस्टीन के द्वारा व्याख्या, कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की जो घटना थी उसकी व्याख्या आइंस्टीन ने किस प्रकार से की है। और तब जो है आइंस्टीन ने एक समीकरण दी थी जिसे हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए आइंस्टीन का समीकरण। तो इसको पढ़ाने से पहले हम जो है थोड़ा पिछले टॉपिक पर आते हैं कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव के जो नियम थे वो क्या थे। पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ाया था कि लेनार्ड और मिल्टन ने जब प्रकाश वैद्युत प्रभाव पे अपना प्रयोग किया और उन प्रयोगों के जो परिणाम थे उनके आधार पर कुछ नियम थे जिनको हम कहते हैं प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम। तो वो नियम क्या हैं? वो नियम थे, पहला नियम था कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ठीक है, अगर अधिक तीव्रता का प्रकाश धातु की सतह पर गिरता है तो उससे जो है प्रति सेकंड अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। अगर कम तीव्रता का प्रकाश आपतित होता है तो प्रति सेकंड कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो अर्थात इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। दूसरा था कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा ये तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है, कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। अर्थात चाहे कम तीव्रता का प्रकाश पड़े चाहे अधिक तीव्रता का प्रकाश पड़े, अगर तो उससे जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे धातु की सतह से उनकी अधिकतम गतिज ऊर्जा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तीसरा नियम है इसका कि अधिकतम गतिज ऊर्जा, कि प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। अर्थात यदि अधिक आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी वो ज़्यादा होगी, और अगर कम आवृत्ति का प्रकाश आपतित होता है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है वो कम होगी। इसके बाद चौथा नियम था कि धातु की सतह पर जब एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश पड़ता है तो तब ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू होता है। ठीक है, तो वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश धातु की सतह पर पड़ने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, उस आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। देहली या संस्तब्ध आवृत्ति कहते हैं। और इस आवृत्ति को थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं। इसको न्यू जीरो से दर्शाते हैं। तो क्या है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसका प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, अर्थात प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना शुरू हो जाए, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके संगत प्रकाश धातु की सतह पर पड़ने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। कार्यफलन को फाई या डब्लू या फाई जीरो और डब्लू से प्रदर्शित करते हैं। इसके बाद पांचवा नियम था कि धातु की सतह पर उचित आवृत्ति के प्रकाश पड़ते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। अर्थात
धातु की सतह पर प्रकाश के पड़ते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की समय पश्चता नहीं होती है, कोई समय नहीं लगता। ऐसा नहीं होता कि धातु की सतह पर प्रकाश पड़ेगा तब उस प्रकाश को इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेंगे और तब थोड़ी देर बाद इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। धातु अगर उचित ऊर्जा का प्रकाश पड़ गया, अर्थात अगर कार्यफलन से अधिक ऊर्जा या कार्यफलन के बराबर ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ गया तो धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन तत्काल शुरू हो जाएगा। इस प्रक्रिया में कोई भी समय पश्चता या समय नहीं लगता है। ये जो है 5 नियम हैं प्रकाश विद्युत प्रभाव के, जो कि लेनार्ड और मिल्टन ने अपने प्रयोगों के निष्कर्ष के आधार पर दिए थे। तब सन 1905 में आइंस्टीन ने मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का विस्तार करके और उसका अध्ययन करके प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना को समझाया है। और उन्होंने जो है मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत का उपयोग किया है। और मैक्स प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार ये माना गया है कि प्रकाश तरंगों के रूप में जब आगे बढ़ता है तो प्रकाश जब प्रकाश माध्यम में आगे बढ़ता है तो इसमें क्या होता है, इसमें जो तरंगें होती हैं वो पैकेटों के रूप में चलती हैं। कि प्रकाश जो है तरंगों के पैकेटों के रूप में या तरंगों के बंडलों के रूप में आगे बढ़ता है। तो इसको हम ये भी कह सकते हैं कि जब प्रकाश किसी धातु की सतह पर आपतित होता है तो इस पर जो है क्या होते हैं, तरंगों के पैकेट आपतित होते हैं। और इन तरंगों के पैकेट या बंडलों को हम फोटोन कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। और इसमें जो ये फोटोन है इसकी परिभाषा ये है कि हमने ये माना कि प्रकाश तरंग की भांति भी व्यवहार करता है, कण की भांति व्यवहार करता है। तो जिस आवृत्ति का प्रकाश पड़ रहा है उसको माध्य आवृत्ति मान लें। तो माध्य आवृत्ति के निकटवर्ती अनंत आवृत्ति की तरंगों के अध्यारोपण के फलस्वरूप जिन तरंग पैकेटों का निर्माण होता है उन तरंग पैकेटों को हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, अगर प्रकाश की आवृत्ति हम न्यू कह रहे हैं तो उस फोटोन की आवृत्ति क्या होगी, न्यू होगी। और तब इसकी ऊर्जा क्या होगी, एच न्यू। तो प्लांक का क्वांटम सिद्धांत क्या है कि प्रकाश तरंग के पैकेटों से मिलकर, प्रकाश की प्रत्येक तरंग छोटे छोटे बंडल या पैकेटों से मिलकर बनी है। और इन पैकेट या बंडलों को हम फोटोन कहते हैं या क्वांटा भी कहते हैं। कई जगह इनको क्वांटा भी लिखा होगा। तो प्रकाश तरंग छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट से मिलकर बनी है जिन्हें हम फोटोन या क्वांटा कहते हैं। अब आइंस्टीन ने जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कैसे समझाई। आइंस्टीन ने कहा इसमें कि जो फोटोन है वो अगर उसकी आवृत्ति, अगर न्यू आवृत्ति की तरंग किसी धातु की सतह पे आपतित हो रही है तो उस फोटोन की आवृत्ति, उसमें स्थित फोटोन की आवृत्ति भी क्या होगी, न्यू होगी। उसकी आवृत्ति भी न्यू होगी। और तब उस फोटोन की ऊर्जा ये भी होगी E = h न्यू। ठीक है, तो आपतित फोटोन की आवृत्ति अगर न्यू है तो इसकी ऊर्जा भी h न्यू होगी। ठीक है, जहां h क्या है, ये h जो है प्लांक का क्वांटम, ये प्लांक नियतांक है। h क्या है, प्लांक नियतांक। और इसका जो मान होता है h का, ये है 6.62 × 10⁻34 जूल सेकेंड। ये इसका मान हो गया, जूल सेकेंड इसका मात्रक हो गया। तो फोटोन की ऊर्जा क्या होती है, एच न्यू। और न्यू क्या है इसमें, आवृत्ति। अब देखिए इसमें कि माना ये कोई धातु है और इस धातु की सतह पर ये एच न्यू ऊर्जा का कोई फोटोन, ये क्या हो रहा है, ये इस पे आपतित हो रहा है। ठीक है, अर्थात एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश पड़ रहा है। तो जब ये एच न्यू ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पे पड़ता है तो ये फोटोन की ऊर्जा है। तो एच न्यू ऊर्जा का जो फोटोन धातु की सतह पर पड़ रहा होगा
तो ये फोटोन क्या होता है, ये किसी एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा अवशोषित हो जाता है। तो अर्थात धातु की में जो इलेक्ट्रॉन होगा, जैसे यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन इस आपतित फोटोन को पूरी तरह से अवशोषित कर लेगा, अर्थात इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर लेगा। और तब इलेक्ट्रॉन इस फोटोन की ऊर्जा का उपयोग दो कार्यों में करता है। क्या क्या? इलेक्ट्रॉन ने कितनी ऊर्जा अवशोषित की? इस फोटोन की ऊर्जा hν। अब इस अवशोषित ऊर्जा का इलेक्ट्रॉन दो प्रकार से उपयोग करता है। एक किस काम में? एक तो धातु के अंदर से धातु की ऊपरी सतह तक आने में, ठीक है। अवशोषित ऊर्जा hν के एक भाग का उपयोग इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में करता है, और जितनी ऊर्जा उसको धातु के अंदर से धातु की ऊपरी सतह तक आने में लगती है, उस ऊर्जा को कार्यफलन कहते हैं। यानी कार्यफलन क्या है? वो इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा का वह भाग है जिसका उपयोग इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में करता है। इसके बाद इस ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं, और इसको हम दर्शाते हैं W या फाई 0 से शो करते हैं इसको। और जैसे सीजियम है, तो सीजियम के लिए कार्यफलन का मान जो है वो है 2.30 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। सीजियम के लिए सब काफी कम है, ठीक है। सीजियम की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन बहुत आसान होता है, कम ऊर्जा का प्रकाश पड़ने पे भी इसकी सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन हो जाता है, ठीक है। और अभी तो मैंने क्या बताया इसमें, तो अवशोषित ऊर्जा का कुछ भाग इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से धातु के अंदर से धातु की ऊपरी सतह तक आने में खर्च करता है, और शेष जो ऊर्जा बच जाती है इलेक्ट्रॉन के पास, उसका उपयोग इलेक्ट्रॉन क्या करता है? वो उत्सर्जन में करता है, गतिज ऊर्जा के रूप में करता है। तो शेष ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के पास बचती है, वो ऊर्जा इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा या अधिकतम गतिज ऊर्जा कहलाती है। अधिकतम गतिज ऊर्जा, ठीक है। इस शेष ऊर्जा, इस अधिकतम गतिज ऊर्जा को हम E से या E के मैक्सिमम से प्रकट कर रहे हैं। तो अब देखिए हुआ क्या, धातु की सतह पर hν ऊर्जा का एक फोटोन आपतित हुआ। इस फोटोन को किसी एक इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित किया, अर्थात इलेक्ट्रॉन ने फोटोन की समस्त ऊर्जा hν अवशोषित कर ली। अब इस hν ऊर्जा में से कुछ ऊर्जा इलेक्ट्रॉन धातु के अंदर से धातु की ऊपरी सतह तक आने में खर्च करेगा, और इस ऊर्जा को, जो कि धातु की सतह से धातु के अंदर ऊपरी सतह तक आने, धातु के अंदर से वह ऊर्जा जो धातु के अंदर से धातु की ऊपरी सतह तक आने में इलेक्ट्रॉन खर्च करता है, उस ऊर्जा को हम कार्यफलन कहते हैं। इसे W या फाई 0 से प्रकट करते हैं। अब शेष ऊर्जा जो इलेक्ट्रॉन के पास बची, उस ऊर्जा को हम इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा कहते हैं, अर्थात जो शेष ऊर्जा होगी वो इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। उसी गतिज ऊर्जा से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो धातु की सतह को छोड़कर बाहर निकल जाएगा। अब जो है यहां पर हमने इतना देख लिया कि इलेक्ट्रॉन ने जितनी ऊर्जा अवशोषित की, कितनी ऊर्जा अवशोषित की, इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित जो ऊर्जा की, अवशोषित ऊर्जा, कुल अवशोषित ऊर्जा, इसका कहां यूज हुआ कि कुल अवशोषित ऊर्जा बराबर एक ऊर्जा, इस ऊर्जा का कुछ भाग धातु के अंदर से धातु की सतह तक आने में खर्च हुआ, यानी वो ऊर्जा क्या कहलाई, कार्यफलन। और बाकी ऊर्जा क्या है इलेक्ट्रॉन की, जो शेष ऊर्जा बच गई इलेक्ट्रॉन के पास, वो है इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा। तो अवशोषित ऊर्जा को हमने क्या कहा है, अवशोषित ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित ऊर्जा का मतलब है आपतित फोटोन की ऊर्जा, यानी hν। अवशोषित ऊर्जा की जगह क्या लिख दिया, hν, क्योंकि ऊर्जा E बराबर होता है, अगर किसी तरंग की आवृत्ति न्यू है तो उस तरंग की या उस फोटोन की ऊर्जा E बराबर हो जाएगा h × न्यू। h प्लैंक नियतांक है, तो अवशोषित ऊर्जा क्या होगी, फोटोन की hν बराबर कार्यफलन। तो कार्यफलन को हम यहाँ पर शो कर रहे हैं माना W0 से या फाई 0 से, जिससे भी आप सही समझें, ये प्लस अधिकतम गतिज ऊर्जा, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा, हम इसको प्रकट कर रहे हैं
ई के से, ई के मैक्सिमम, ये इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा होगी। अब जो है यदि यहां पर साफ साफ पता चल रहा है कि ये जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है ये किस पे निर्भर करती है, आपतित फोटोन की आवृत्ति पे। ये न्यू भी नियतांक है, फाई जीरो भी नियतांक है। अलग अलग धातुओं के लिए कार्यफलन क्या होता है, अलग अलग होता है, नियत होता है। ठीक है, तो यहां पर हम ई के मैक्सिमम का फॉर्मूला निकाल देंगे। ई के मैक्सिमम बराबर हो गया एच न्यू माइनस फाई जीरो। इसको हम आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण कहते हैं। इसको भी और आगे सॉल्व करके देखेंगे, इसके और रूप भी आएंगे। अब इसमें ई के मैक्सिमम क्योंकि आवृत्ति पे निर्भर करता है, यदि आवृत्ति घटेगी तो ये गतिज ऊर्जा घटेगी, आवृत्ति बढ़ेगी तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी। अर्थात अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति के आपतित फोटोन की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो यदि हम इस आवृत्ति को घटाते जाएं तो एक आवृत्ति ऐसी होगी जिस पर ये क्या हो जाएगा, अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य हो जाएगी। तो माना वो आवृत्ति क्या है जिस पर अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या हो रही है, शून्य हो रही है। माना ये वाला शून्य कब हो रहा है, जब न्यू का मान क्या हो रहा है, न्यू जीरो। तो जब न्यू का मान न्यू जीरो होता है तो माना अधिकतम गतिज ऊर्जा शून्य होती है। तो माना न्यू इक्वल टू न्यू जीरो पर ई के क्या हो जाता है, शून्य होता है। तो तब जो है इस समीकरण का रूप क्या हो जाएगा, जीरो बराबर रखिए इसमें जीरो और एच न्यू की क्या आएगा, एच न्यू जीरो और ये माइनस फाइव जीरो। तो इससे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा फाइव जीरो इक्वल्स टू एच न्यू जीरो। अर्थात फाइव जीरो का मतलब कार्यफलन। तो कार्यफलन का मान क्या आ गया, एच न्यू जीरो, जहां न्यू जीरो क्या है, वो न्यूनतम आवृत्ति है जिस पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा या इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा क्या होती है, शून्य हो जाती है। और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम देहली आवृत्ति। और एच न्यू जीरो वो न्यूनतम ऊर्जा है जिस पर उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा शून्य होती है। और इस न्यूनतम ऊर्जा को हम क्या कहते हैं, कार्यफलन कहते हैं। एच न्यू जीरो ये कार्यफलन है। अब न्यू जीरो का मान यहां पर रखिए, तो ये आ जाएगा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा ई के मैक्सिमम इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। तो ये आ गया ई के मैक्सिमम इक्वल्स टू एच ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू जीरो। ये है आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव के लिए समीकरण। इसी कार्य के लिए आइंस्टीन को नोबेल पुरस्कार मिला था, प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण देने के लिए। और यदि जो उत्सर्जित जो यहां पर अगर हम निरोधी विभव की बात करें तो यदि निरोधी विभव या कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक है, संस्तब्ध विभव भी कहते हैं इसको। तो यदि निरोधी विभव कट ऑफ पोटेंशियल का मान क्या हो, V0 हो, तो तब और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की जो अधिकतम गतिज ऊर्जा है उसके संगत उस इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग, जो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है उसका अधिकतम वेग क्या है माना, वो है V मैक्सिमम। ठीक है, यदि निरोधी विभव V0 हो और इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग क्या हो, V मैक्सिमम हो, तब जो है हम E के को क्या लिख सकते हैं, तब E के लिखा जाएगा, E के मतलब अधिकतम गतिज ऊर्जा, ये क्या लिखा जाएगा, ये आएगा इलेक्ट्रॉन पर निरोधी विभव कितना है, V0। तो इलेक्ट्रॉन का आवेश को हम किससे दर्शाते हैं, स्मॉल e से। तो यदि E आवेश हो, विभव V0 हो, तो इसके संगत ऊर्जा क्या हो जाएगी, आवेश इंटू विभव। ठीक है, तो ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, निरोधी विभव V0 होने पर इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा E के मैक्सिमम बराबर क्या हो जाएगा, EV0। और इसी को हम क्या लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा के सूत्र के रूप में, V मैक्सिमम के रूप में हाफ mv स्क्वायर। तो mv की जब हम क्या करेंगे, हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर, क्योंकि गति ऊर्जा बराबर क्या होता है, हाफ mv स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हाफ mv मैक्सिमम स्क्वायर कर दीजिए।
ई के का यह मान अगर हम यहां रख दें समीकरण नंबर 3 में, तो समीकरण नंबर 3 जो है वो इस प्रकार से हो जाएगी। यहां पर अगर हम मान रख दें इसको ई के स्थान पे, पहले ई के रखा, ई के मैक्सिमम इक्वल्स टू क्या रखा, ई वी जीरो इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर, नो हाँ यस, ई वी जीरो इक्वल्स टू हाफ एम वी मैक्सिमम स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या, ये वाला पार्ट देखिए, ई के मैक्सिमम का मान ये भी है और ई के मैक्सिमम का मान ये भी है, तो यानी सब मान क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। हम वही काम कर रहे हैं, ई के मैक्सिमम बराबर ये भी, ई के मैक्सिमम बराबर ये भी और ई के मैक्सिमम बराबर ये भी, यानी एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ये भी क्या है, ये भी जो है आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण का एक रूप है। तो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण क्या होगा, ई के मैक्सिमम बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो, या ई के मैक्सिमम बराबर ई वी जीरो बराबर एच न्यू माइनस न्यू जीरो। ठीक है, अब जो है आइंस्टीन ने इसकी व्याख्या कैसे की प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की, तो आइंस्टीन ने ये कहा कि जब धातु की सतह पर अधिक तीव्रता का प्रकाश पड़ता है, जैसे धातु है, ये इलेक्ट्रॉन है कोई, ये यहां से यहां आ गया और ये उत्सर्जित हो गया, ई की मैक्सिमम इस टाइम इसकी गतिज ऊर्जा है, अंदर से इसको ऊपर तक आने में जो ऊर्जा लगी होगी वो ऊर्जा क्या है, इसकी कार्यफलन है, और ये क्या है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा है, एच न्यू। ठीक है, ये क्या है, फोटोन। तो होता क्या है, मैं क्या कर रहा हूं इसमें, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियमों की व्याख्या कर रहा हूं आइंस्टीन के अनुसार, कि जब जो है धातु पर अधिक तीव्रता का प्रकाश पड़ता है, तो अधिक तीव्रता के प्रकाश पड़ने का मतलब है कि धातु पर प्रति सेकंड अधिक से अधिक फोटोन आपतित हो रहे हैं। इससे क्या होता है, जब प्रति सेकंड अधिक से अधिक फोटोन आपतित होते हैं तो प्रति सेकंड अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन इनको अवशोषित भी करते हैं, और तब प्रति सेकंड अधिक से अधिक इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित भी होते हैं। और जब प्रति सेकंड धातु की सतह पर कम फोटोन पड़ेंगे, अर्थात कम तीव्रता का प्रकाश पड़े, तो धातु की सतह पर जब कम तीव्रता का प्रकाश पड़ रहा होगा, उसका अर्थ है कि धातु की सतह पर प्रति सेकंड कम फोटोन आपतित हो रहे हैं, और ऐसा होने पे जब प्रति सेकंड कम फोटोन आपतित होंगे तो प्रति सेकंड कम इलेक्ट्रॉन ही उनको अवशोषित कर पाएंगे, और तब प्रति सेकंड कम इलेक्ट्रॉन ही यहाँ से उत्सर्जित हो पाएंगे। तो सीधा सा अर्थ है कि धातु की सतह पर कम तीव्रता का प्रकाश पड़ने का अर्थ है कि प्रति सेकंड कम फोटोन आपतित हो रहे हैं, जिससे कि कम से कम इलेक्ट्रॉनों का ही उत्सर्जन होगा, और जब प्रति सेकंड अधिक फोटोनों का आपतित होंगे तो प्रति सेकंड धातु की सतह से अधिक इलेक्ट्रॉन भी उत्सर्जित होंगे। तो सीधा सा अर्थ है कि तीव्रता बढ़ने का मतलब है कि प्रति सेकंड फोटोनों का बढ़ना। ठीक है, तो तीव्रता बढ़ने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर स्वतः ही बढ़ जाती है। ये आइंस्टीन ने इस प्रकार से इसकी व्याख्या की कि इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर किसके अनुक्रमानुपाती होती है, तीव्रता के। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन की दर तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है, ये है सही स्वरूप। दूसरा कि जब प्रति सेकंड जब तीव्रता अधिक हो, जब अधिक तीव्रता का प्रकाश पड़ता है तो उसका अर्थ है प्रति सेकंड अधिक से अधिक फोटोन आपतित हो रहे हैं। पर इस प्रक्रिया में फोटोन अधिक से अधिक आपतित तो होते हैं पर उनकी ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो अधिक तीव्रता का प्रकाश पड़ने पर भले ही प्रति सेकंड अधिक से अधिक फोटोन आपतित होते हैं पर फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती है, जिस कारण से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की भी गतिज ऊर्जा नहीं बढ़ती है। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि तीव्रता बढ़ने पर भले ही फोटोन प्रति सेकंड अधिक मात्रा में आपतित होते हों पर ऐसा होने पे फोटोन की ऊर्जा नहीं बढ़ती, जिस कारण से उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा भी नहीं बढ़ती है। तो अर्थात उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा वो किस पर निर्भर नहीं करती, वो तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, क्योंकि तीव्रता बढ़ने पर
अधिक से अधिक ऊर्जा का प्रकाश पड़े ऐसा नहीं होता है। ठीक है, तो अधिकतम गति ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। तीसरा, अब अगर हमने अभी यहां पर पढ़ा था जो आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण था कि अधिकतम गतिज ऊर्जा ये किस पे निर्भर कर रहा था, एच न्यू माइनस एच न्यू जीरो। ये क्या है, कार्यफलन, और ये क्या है, आपतित प्रकाश की ऊर्जा। ठीक है, तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की ऊर्जा पर निर्भर करता है। तो यदि आपतित प्रकाश की ऊर्जा अधिक होगी तो क्या होगा, तो अधिकतम गति ऊर्जा भी अधिक होगी। और आपतित प्रकाश की ऊर्जा किस पे निर्भर कर रही है, आपतित प्रकाश की आवृत्ति पे। तो यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति अधिक है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा अधिक होगी, और यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति कम है तो उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गति ऊर्जा भी कम होगी। तो सीधा सा अर्थ है, समीकरण से पता चल रहा है कि अधिकतम गति ऊर्जा आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, उत्सर्जित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है। तो अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के अनुक्रमानुपाती होती है, जो कि ये आइंस्टीन के प्रकाश विद्युत प्रभाव के समीकरण से भी पता चल रहा है कि अधिकतम गति ऊर्जा न्यू के अनुक्रमानुपाती होती है। ये कार्यफलन यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट है। अलग अलग धातु के लिए इसका मान अलग अलग आता है, पर यह है क्या, एक धातु के लिए नियतांक होता है कार्यफलन। फिर चौथा नियम है कि एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश पड़ने पर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू होता है। और ये यहां से पता चल रहा था कि अगर हम क्या कर दें, इसमें देखा था हमने, अगर इस न्यू का मान क्या हो जाए, हमने देखा था इसमें कि E के मैक्सिमम अधिकतम गतिज ऊर्जा ये क्या था, आपतित प्रकाश की ऊर्जा माना एच न्यू, और ये क्या था, एच न्यू जीरो, ये कार्यफलन था। ठीक है, अब अगर ये क्या हो जाए, ये न्यू माना, यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति ये न्यू, ये यदि इस देहली आवृत्ति से या न्यू जीरो से कम हो जाए, यदि न्यू का मान न्यू जीरो से कम हो तो तब जो है ये ई के मैक्सिमम ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नेगेटिव, इसका मान आएगा ऋणात्मक। ठीक है, कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति से कम होती है, उस समय उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा क्या होगी, ऋणात्मक होगी, जो कि संभव नहीं है। तो इसका अर्थ है कि एक न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश, एक निश्चित न्यूनतम आवृत्ति का प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होने पर ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, अर्थात प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना संपन्न होगी। और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं, इस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं देहली आवृत्ति। ठीक है, कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम निश्चित आवृत्ति के बराबर होती है, तभी जाके धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है। और इस न्यूनतम आवृत्ति को हम कहते हैं क्या, देहली आवृत्ति या संस्तब्ध आवृत्ति, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और इस आवृत्ति के संगत प्रकाश की जो तरंगदैर्घ्य होती है उसे कहते हैं हम देहली तरंगदैर्घ्य, देहली तरंगदैर्घ्य। ठीक है, इसकी परिभाषा क्या होगी देहली तरंगदैर्घ्य की, जैसे देहली आवृत्ति को हमने न्यू जीरो से शो किया, तो देहली तरंगदैर्घ्य को हम किससे शो करेंगे, लैम्डा जीरो से। तो देहली आवृत्ति की परिभाषा क्या है कि वह न्यूनतम आवृत्ति जिसके संगत प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाए, उस न्यूनतम आवृत्ति को हम देहली आवृत्ति कहते हैं। और देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा कि वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य, यहाँ अधिकतम कहेंगे, वह अधिक, क्योंकि जब आवृत्ति कम होती है तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है। एक दूसरे के अपोजिट होते हैं ये, अपोजिट नहीं, गुण अपोजिट होता है दोनों का। ठीक है, तो वह अधिकतम तरंगदैर्घ्य जिसके संगत प्रकाश धातु की सतह पर आपतित होने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन शुरू हो जाता है, उस अधिकतम तरंगदैर्घ्य को देहली तरंगदैर्घ्य कहते हैं, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कहते हैं, इसको लैम्डा जीरो से प्रकट करते हैं। ठीक है, इसमें अधिकतम शब्द का यूज होगा, इसमें न्यूनतम शब्द का यूज होगा।
और वह न्यूनतम ऊर्जा जिसके संगत ऊर्जा का प्रकाश धातु की सतह पर पड़ने पर धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो जाते हैं, प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना शुरू हो जाती है, उस न्यूनतम ऊर्जा को धातु का कार्यफलन कहते हैं। ठीक है, कई बार एग्जाम में आता है। पांचवा नियम कि धातु की सतह पर उचित ऊर्जा का प्रकाश पड़ते ही धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन शुरू हो जाता है। इस घटना में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। यह इसलिए होता है कि जो ये फोटोन, अगर फोटोन उचित ऊर्जा का फोटोन आपतित हो रहा है तो ये धातु पर आपतित होते ही तत्काल एक इलेक्ट्रॉन के द्वारा ये अवशोषित हो जाता है और इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करके तत्काल धातु से उत्सर्जित हो जाता है। तो इस प्रक्रिया में कोई भी समय पश्चता नहीं होती है। एक चीज का ध्यान रखें, इसमें ये जरूरी नहीं है कि आपतित फोटोनों की संख्या और उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर हो, ऐसा जरूरी नहीं है। आपतित फोटोनों की संख्या अधिक प्रति सेकंड आपतित फोटोन की संख्या अधिक हो सकती है, क्योंकि इसमें क्या होता है, माना 100 फोटोन आपतित हो रहे हैं प्रति सेकंड, तो इसमें से कुछ फोटोन ही क्या होंगे, ये इलेक्ट्रॉन इन कुछ फोटोनों को, बहुत कम फोटोन को अवशोषित करेगा और धातु से क्या होगा, उत्सर्जित हो जाएगा। बाकी जो फोटोन होंगे वो धातु के अंदर परमाणु के साथ अन्य अन्योन्य क्रियाओं में भाग लेते हैं। सभी के सभी आपतित फोटोन धातु से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करने में भाग नहीं लेते हैं, कुछ कुछ फोटोन लेते हैं। और धातु की सतह के अंदर से धातु के अंदर से जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसको पहले अंदर से धातु की सतह पर आना पड़ेगा। इस प्रक्रिया में उसको कुछ अन्य अतिरिक्त ऊर्जा लग जाएगी। ठीक है, और जो धातु की सतह से ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होगा उसकी क्या होगा, उसको अतिरिक्त ऊर्जा की जरूरत नहीं है। तो इसका सीधा सा अर्थ है कि जो इलेक्ट्रॉन धातु की सतह से उत्सर्जित होंगे उनकी अधिकतम गति ऊर्जा ज्यादा होगी, और जो धातु के अंदर से उत्सर्जित होंगे तो उनको क्या होगा, अंदर के इलेक्ट्रॉनों को पहले धातु की सतह तक आना पड़ेगा और इसके लिए उनको कुछ अतिरिक्त ऊर्जा चाहिए। ठीक है, और वो अतिरिक्त ऊर्जा क्या हो जाएगी, कार्यफलन हो जाएगी। तो अर्थात धातु के अंदर के इलेक्ट्रॉन की जो कार्यफलन होता है उनके लिए अलग होता है, और जो सतह के इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके लिए कार्यफलन अलग अलग होता है। यानी हम इसके लिए कह देंगे कि धातु से उत्सर्जित होने वाले सभी इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गति ऊर्जा कभी भी बराबर नहीं होती है। ऊपरी सतह से उत्सर्जित होने वाले इलेक्ट्रॉन की गति ऊर्जा अधिक होती है और अंदर के इलेक्ट्रॉनों की गति ऊर्जा क्या होती है, उत्सर्जन के समय कम होती है। तो आज हमने यहाँ पे आइंस्टीन का प्रकाश विद्युत प्रभाव का समीकरण पढ़ा, प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम पढ़े जो कि लेनार्ड और मिल्टन के द्वारा दिए गए थे। अब जो है इसके बाद हम पदार्थ की द्वैत प्रकृति पढ़ेंगे और इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।